A equal to BC for some C belong to D and B equal to AD A for equal some to D. BC and B is equal to AD. CD, sorry, AD for some CD C comma ठीक D है, belong to D. ठीक हो गया। फिर आगे यहाँ तक मेरे ख्याल से मैं छोड़ दिया था यहाँ तक। जी सर। For some C and D belongs to the integral domain। हाँ जी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप? फिर यहाँ से B इक्वल टू बी सी इंटू डी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दें। हम यहाँ से B इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर दें तो क्या जी, बनेगी? क्यों जी, क्या बनेगी वो? बी सी बी सी ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इंटू डी। और ड्यू अब टू एसोसिएटिविटी हम इसको लिख जी सर। सकते हैं, इक्वल टू में लिख, इसको ड्यू टू एसोसिएटिविटी लिख सकते हैं बी इंटू इंटू सी सी डी। टी। हाँ जी, नेक्स्ट। सर ये चूंकि हमारे पास बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं, ये कहाँ पे तो लिखा है? अच्छा हाँ, नॉन जीरो है, फिर क्या होगा? सर तो फिर हमारे पास इस रिलेशन में सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है कि सी डी इक्वल टू वन। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है। जी सर। और तो इंटेग्रल डोमेन में ये भी एक प्रूफ है जो कि हमने किया नहीं है, इसको भी मैं बाद में कर दूंगा। जो इंटेग्रल डोमेन है उसमें लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। ठीक जी है। सर। जी सर। तो इसके इसमें बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बीजू के नॉन जीरो एलिमेंट है तो बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इसको कैंसिल किया जा सकता है। जी सर, सी डी इक्वल टू वन आ ठीक जाएगा। है। बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ वी कैन राइट, हाँ जी, क्या लिख सकते हैं हम जब कैंसिल करेंगे? ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू वन। इक्वल टू वन। ठीक है। जी सर। और सी डी इज इक्वल टू वन का मतलब क्या होगा? सर सी जो है वो बिलोंग करता है यूनिट सेट ऑफ डी को, या डी, दोनों ही। जी, सी, इसे इसका मतलब क्या होगा? सी बिलोंग्स टू, यूनिट सेट ऑफ डी। दिस implies सी इज इन यूनिट सेट ऑफ डी। ठीक है। और जी सर। और सी का यूनिट सेट ऑफ डी में होने का मतलब क्या? सी किसके इक्वल है? ये तो ए ए बी और के बी के यहाँ इक्वल है। सर ए ओवर बी इक्वल टू सी आ जाएगा। इन यूनिट सेट ऑफ डी। जी सर। ठीक है। तो जी शायद सर। यही प्रूफ करना था हमें। जी सर। हाँ। जी। तो इसके अंदर हमने एक छोटा सा एक रिजल्ट यूज किया है, और उसको मैं देन एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, और रिजल्ट ये है, लेट लेट डी इज ए commutative ring with unity। ठीक है। डी हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो देन डी इज इंटीग्रल डोमेन if and only if cancellation laws hold in D। ठीक है। और कैंसलेशन लॉस का मतलब क्या है? क्यों जी, कैंसलेशन लॉ का मतलब क्या है? ए बी इक्वल टू बी सी ए बी इम्प्लाइज। इज इक्वल टू ए सी
A C ठीक है, implies B equal to C. यानी इस तरह लिखना फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन पी इज इक्वल टू सी। ठीक है, जी ये सर। लेफ्ट कैंसिलेशन ला एंड फॉर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, AC is equal to BC, then A is equal to B। यानी कि हम पहला लेफ्ट कैंसिलेशन लाया ऊपर वाला, ठीक है, कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट कॉमन आ रहा है दोनों साइड पे, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं इंटीग्रल डोमेन में, और नीचे वाला राइट कैंसिलेशन लाया, और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। याद रखिएगा कि एक्सरसाइज में इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन लिखी है कि अगर कोई सेट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, अगर कोई सेट इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसमें फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। अगर भी कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो है वो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें हमेशा ये जो है कैंसिलेशन लॉस जो है वो होल्ड करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? जी सर। तो इसका प्रूफ भी हम चलो कर लेते हैं साथ साथ। हाँ जी, क्या करें हम? suppose D is an integral domain। ये अज्यूम कर लिया कि D इंटीग्रल डोमेन है, और प्रूफ हमने क्या करना है कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉस होल्ड करते हैं। टेक ए बी इज इक्वल टू ए सी विद ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कम अज कम हमें ये पता है कि जो ए है वो ये नॉट इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट से हमने पता है। हमने प्रूफ क्या करना है B equal to C। कि ए को कैंसिल किया जा सकता है कि बी इज इक्वल टू सी है। अच्छा, ए बी जो है ये भी डी का एलिमेंट है, ए सी भी डी का एलिमेंट है, तो हम और हर एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स है इंटीग्रल डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो हम दोनों साइड पे ए सी का जो एडिटिव इनवर्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो वहां से ये बनेगा ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। लिख सकते हैं ऐसे। चाचा दा स्कूटर ले आना, मोटरसाइकिल ले आना जामा जितनी पावर कट्टे लगे ये कौन है यार, इसके बंद करो बस। व्यास भाई माइक ऑफ कर लें अपना काइंडली। अच्छा, ये क्लियर है? ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। जी सर। और अगेन क्योंकि इस रिंग इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यों जी? जी सर, क्लियर। अच्छा, अब देखें ये इक्वेशन क्या हमें बता रही है कि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो आ रही है। जी ठीक है, सर। तो जी सर। इंटीग्रल डोमेन में जब दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो, इसमें एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट है बी माइनस सी, तो जब जी दो सर। एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो हो तो इंटीग्रल डोमेन में इसका मतलब क्या होता है? या मैं क्या इंटीग्रल कि डोमेन में दोनों क्या एलिमेंट जीरो है सर, दोनों एलिमेंट इक्वल टू जीरो है। नहीं, दोनों एलिमेंट नहीं जीरो। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर जीरो होगा। सर एक मस्ट भी जीरो है। ठीक है, जी सर। तो दिस implies हाँ जी, दिस implies
हाँ जी, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर कंडीशन गिवन है कि ए ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर ए की पॉसिबिलिटी रहेगी कि बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो एज डी इज एन इंटेग्रल डोमेन। क्योंकि डी इंटेग्रल डोमेन है, इंटेग्रल डोमेन में ए इंटू बी माइनस इक्वल टू जीरो है, तो कम से कम दोनों में से एक जीरो जरूर होगा, क्योंकि ए के बारे में जी सर। कंफर्म है कि वो नॉन जीरो, तो फिर ए की पॉसिबिलिटी है बी माइनस इक्वल टू जीरो होगा, और दोनों तरफ से ये ऐड कर देंगे, तो दिस गिव्स b is equal to c। क्लियर है? जी सर। और सिमिलरली you can prove right cancellation law। ठीक है, ये आपने खुद करना है, ये कर लेंगे इसको। जी जी सर। सर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर अब हमने एक साइड प्रूव कर दी, अब दूसरी साइड पे आते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं, सपोज कैंसलेशन लॉज होल्ड इन डी। ठीक है, तो कैंसलेशन लॉज होल्ड इन डी का मतलब अगर लेफ्ट कैंसलेशन लाए ए बी इक्वल टू ए सी है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए को खत्म किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और इसी तरह अगर ए सी इक्वल टू बी सी और सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो सी को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा ए और सी का नॉन जीरो होना जरूरी है, अगर जीरो है तो फिर नहीं किया जा सकता। हाँ जी, हमें प्रूफ करना है कि ये इंटेग्रल डोमेन है, तो इसको अगर इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो क्या करें फिर? हाँ जी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो ये ऑलरेडी है, इंटेग्रल डोमेन कब होगा ये फिर? जब हमें सर ये प्रूव कर देंगे कि इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये कैसे प्रूव करेंगे? हम इसके दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे और अज्यूम कर लेंगे उसकी प्रोडक्ट जीरो है, और फिर प्रूफ करेंगे कि उनमें से कम एक जीरो जरूर होगा। ठीक है, इसको ये मैथमेटिकली ये स्टेप्स जो हैं ये हमें क्या बताएंगे कि जब भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लें जो कि जीरो के इक्वल हो, तो उनमें से कम एक जीरो जरूर हो। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अदरवाइज फिर डी जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो टेक ए बी इन डी with the property that the product of AB is equal to zero। तो मैंने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए डी के, और मैंने अज्यूम कर लिया कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, और मैं प्रूव ये करूंगा कि इन दोनों में से कम एक जो है वो एक जो है वो जीरो जरूर है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलिए, नोट दैट note that अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a into zero is equal to zero। अरे a into zero equal to zero लिख सकता हूँ मैं? जी सर। ठीक है, अगर ये लिख सकता हूँ तो एक इक्वेशन हमारे पास पहले लिखी हुई है ए बी इज इक्वल टू जीरो, और ये लिखा हुआ है ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो राइट साइड सेम है, तो फिर लेफ्ट साइड भी सेम होगी। जी सर। दिस गिव्स ए बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो।
क्यों जी? ठीक है। जी सर। जी सर। चलिए, इससे पहले मैं यहाँ पे नोट दैट से पहले एक और बात लिख रहा हूँ। सपोज सर ए सर जी, इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, सर आपकी आवाज सर बहुत कम आ रही है। मेरी तो आवाज जो रूटीन वाइज सर होती है ठीक वैसे है ही है। आपकी आवाज। सर आवाज सर क्लियर है, सिग्नल प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा। हमें क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ, हो सकता है फिर सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने एज्यूम कर लिया कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। जी सर। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं प्रूव करूंगा कि बी 0 होगा फिर। और सिमिलरली एक जी दफा सर। बी एज्यूम, अगर बी नॉट इक्वल टू 0 लूँ तो फिर ए मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। तो सपोज ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, चलिए मैं इसको डिफरेंट वे में लिख लेता हूँ। एंड a into 0 can be written as equal to 0, is it? ठीक है ये बात? जी तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 0 और a इंटू 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू ए इंटू 0। जी सर। तो अब जरा देखें, a नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों साइडों पे कॉमन है, तो और d बाय और अजम्पशन के d में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। जी सर, बाय लेफ्ट then कैंसिलेशन लॉ। by left cancellation law we वी get कैन we can write here we get b is equal to बी इक्वल टू 0। जी। अगर इसके a अगर नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर b मस्ट बी जो है इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली, हाँ जी, सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली इफ b is not equal to 0 then we have, हम इसको देख सकते हैं 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। जी सर। और अगेन ए बी इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0। जी सर। दिस वहाँ से गिव्स क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू 0 इंटू बी, ठीक है। ठीक है। जी सर। और b क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है और बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ b को ख़त्म किया जा सकता है तो इक्वल टू 0 होगा। देन बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ a इज इक्वल टू 0। तो क्या प्रूव हुआ कि जब भी हम दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 लेंगे तो अगर a नॉट 0 है तो फिर जरूर b जरूर 0 होगा, और अगर b नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो a जरूर 0 में से एक जरूर 0 आ रहा है। ठीक है। तो साबित क्या हुआ फिर? हेंस d इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है जी सर। कि जब भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 तो उसमें से कम एक नॉन जीरो, एक कम से कम एक 0। ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो मैंने ऊपर यूज की थी। देखिए यहाँ पे जो b इक्वल टू बी इंटू सी डी हमने लिखा है और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो बाई यूजिंग, क्योंकि हम इंटीग्रल डोमेन में है तो बाई यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन ला हम b को कैंसिल कर सकते हैं, तो सी डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये प्रूफ? जी सर, क्लियर। जी।
मुझे अगर ये प्रूफ क्लियर है तो नेक्स्ट मैं डेफिनेशंस कर रहा हूँ। उसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। अभी तक रिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, बताएंगे मुझे? जी सर। रिंग के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स आपने डिस्कस कर लिए होंगे? सर नॉन जीरो रिंग के अंदर हाँ जी, तो कोई स्पेशल किस्म के कितने एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए? सर जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर्स, यूनिट्स यूनिट्स, और सर एसोसिएट एलिमेंट। एसोसिएट एलिमेंट्स। तो अब ये है इररिड्यूसिबल एलिमेंट कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन हो तो उस इंटीग्रल डोमेन के किस एलिमेंट को हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे और किस एलिमेंट को रिड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, ठीक है या नहीं? हेलो, जी सर। ठीक ठीक है। यस सर। सर। तो अननोन, जीरो, नॉन यूनिट एलिमेंट A in D is called irreducible element if A is equal to BC for some PC in D, then either B is in unit set of D or C is in unit set of D। ये जी इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन। क्या क्या कंडीशंस हैं इसके ऊपर? पहली कंडीशन कि एक ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। जी सर। दूसरी बात, ये नॉन यूनिट होना चाहिए, यूनिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी सर। तो ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन कि वो नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट हो। और उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी उसको हम इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिखें, यानी कि अगर ए को हम इन द प्रोडक्ट ऑफ बी सी लिखें फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ डी, तो या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा। जी सर। ठीक है। इस बात का मतलब क्या बेसिकली, ये जो थर्ड कंडीशन मैंने लिखी है कि व्हेन एवर ए बी ए इज इक्वल टू बी सी देन आइदर बी इज अ यूनिट और सी इज अ यूनिट। इस बात का मतलब ये है कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि ये दो नॉन यूनिट्स की, यानी कि ये दो नॉन यूनिट्स की प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता। कि जब भी इसको दो इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे तो उनमें से कम एक यूनिट जरूर होगा। क्लियर है बात? मैं आगे ब्रैकेट में लिख भी जी देता हूँ। सर। दिस मीन्स ए कैन नॉट बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन यूनिट एलिमेंट्स। ठीक है। तो जब भी हमने किसी एलिमेंट को प्रूफ करना होगा कि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो, हाँ जी, क्या होना चाहिए?
नॉन जीरो और नॉन यूनिट होना चाहिए। दो नॉन यूनिट होना चाहिए। और तीसरी बात क्या प्रूव करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल है, और फिर प्रूव जी सर। करेंगे कि उन दो एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट जो है वो क्या है, वो यूनिट है। यूनिट है क्लियर? सर। ठीक होगी बात। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम एलिमेंट। जी प्राइम एलिमेंट, तो उसकी नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन यूनिट एलिमेंट ए इन डी, चलो इसको मैं पी कह देता हूँ जरा, पी इन डी is called prime element if the P divides, if P divides the product of AB for some A and B in D। अच्छा, ये P डिवाइड्स ए बी, ये याद रखे, जब बटा था तो ये मैंने इस तरह से लिखा था कि ये जो स्लैश है ये आगे की तरफ झुकी हुई है। जी सर। उसका मतलब है अगर मैं स्लैश आगे की तरफ झुका के लिखूंगा उसका मतलब होगा P बटा ए बी, ठीक है, यानी कि P ओवर ए बी। लेकिन ये स्लैश मैंने बिल्कुल सीधी डाल ली है, इसका मतलब P डिवाइड्स ए बी, यानी कि P ऐसा नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी को डिवाइड करेगा जी सर। फॉर सम ए बी इन डी, ठीक है। देन P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स P, ठीक है। और प्राइम एलिमेंट की क्या कंडीशन है कि वो नॉन जीरो नॉन यूनिट होना चाहिए, और जब भी वो दो डी के एलिमेंट की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो कम से कम उनमें से एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम जरा इसकी। अब मुझे बताएंगे अगर मैं 2 ले लूं, 2 इन जी, ये प्राइम एलिमेंट है या नहीं है? ये अपने ये 2 जो है वो प्राइम है। अच्छा चलो मैं जी की बजाय मैं 2 इन आर लिख देता हूँ, ये अब प्राइम है या नहीं है? सर ये आर के यूनिट सेट का नहीं पता हमें। मेरे ख्याल से मैंने आपको निकालने के लिए दिया हुआ है सी का। आर का आर एक फील्ड है और फील्ड का यूनिट सेट आप ऑलरेडी इजीली बता सकते हैं, क्या ये एक ऑब्वियस है। तो आर ही होगा। क्या ये मैंने एक्सरसाइज सी के लिए दी हुई है ना, सी फील्ड है, उसका निकालेंगे जनरल आप किसी भी फील्ड का बाय डेफिनेशन निकला था यूनिट सेट, उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है, तो यूनिट सेट ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू द एफ माइनस जीरो। सर ये फिर नहीं है, तो नहीं है। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 है ये हमेशा प्राइम नहीं होता। 2 जो है जी में प्राइम है, आर में प्राइम नहीं है। जी सर। ठीक है, आर में प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसमें यूनिट है। यूनिट है। 2 इन जी इज प्राइम बट 2 in R is not prime।
ठीक है, और रीजन क्या है कि जी के अंदर ये नॉन जीरो भी है, नॉन यूनिट भी है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। वो भी प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इजीली वो करेगा। और आर के अंदर ये प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिट नहीं है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये यूनिट है उसके अंदर, ये नॉन यूनिट एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी यूनिट एलिमेंट जो है वो कभी भी प्राइम एलिमेंट या इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये क्लियर होगी बात ये। क्लियर है। जी सर क्लियर। अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं हमारा जो पहला मेन थ्योरम है अलजेब्राइक नंबर थ्योरी के हवाले से, आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है, अभी तक हमने कोई जो है थ्योरम जो है उस अलजेब्राइक नंबर्स के हवाले से नहीं पढ़ा। जी सर। ये सारी जो प्रिपरेशन थी हमारी लास्ट, ये इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के हवाले से थी कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं और जो कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो लेकिन वो थ्योरम जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसका प्रूव करूंगा, क्योंकि अभी मैंने जो है ये मैं इसकी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट देख लो। ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा है ये बताएंगे? नंबर 6। जी सर। ये रिजल्ट नंबर 6 होगा, कौन सा होगा? 7 होगा? सर 6 सर 6। 6। let A in K is algebraic over F। ठीक है, where F and K are fields। K और F हमारे पास दो fields हैं, such that F is a subfield of K। कि F और K हमारे पास दो फील्ड्स हैं और F जो है वो K की सब फील्ड है। ठीक है, जी कि सर। F इज सबसेट ऑफ K, और K का कोई भी एलिमेंट जो है हम एक कोई एलिमेंट K का एक एलिमेंट A लिया और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ओवर F अलजेब्राइक है। और ओवर F अलजेब्राइक होने का मतलब जो है वो आप समझते हैं क्या है? देन क्या है? पहली बात, then there exist a unique monic irreducible polynomial P of X in F of X such that P of A is equal to 0। ठीक है, जी सर। और सेकेंडली है if there exist a non-zero polynomial Q of X, let's say in F of X
in f of x such that q of a is equal to 0, q of a is equal to 0, then p of x divides q of x। ये दो प्रॉपर्टीज है जो हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अगर आप पहली बात याद रखें, अगर हमें ये पता है कि a जो है और f अलजब्राइक है, तो हमें इस बात का पता है कि एक मोनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी ओवर f। ये बात पता है या नहीं? जी सर। लेकिन हमने प्रूव करना है कि मोनिक की बजाय हम मजीद एक स्टेप आगे जाएंगे, हम कहेंगे इरिड्यूसिबल, यानी कि यूनिक हो, ऐसी एक पॉलिनोमियल मिलेगी जो यूनिक होगी, मोनिक भी होगी और इरिड्यूसिबल भी होगी। तो मोनिक की बात हमें पता है, यूनिक और इरिड्यूसिबल हमें प्रूव कर रहे हैं इसके अंदर। और सेकेंडली वो कहता है कि अगर कोई और पॉलिनोमियल हो जो कि ए को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो जो पी ऑफ एक्स होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो हमेशा क्यू एक्स को डिवाइड करेगी। ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है इस रिजल्ट के अंदर। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर इसको प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैं स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम कहते थे कि उसको हाईएस्ट मतलब पावर है वेरिएबल की, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जी ए एन इक्वल टू 1।